वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके सेकेंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग जो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, और इसको हम लोग डीसी मोटर भी बोलते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट तो भाई फैराडे साहब ने दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने उसके कुछ लॉस दिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग डायनेमो रूल भी कहते हैं। तो अभय सर के जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज लेक्चर को देखें। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। तो इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट विच बिहेव्स एज ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एज द करंट इज ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑल्सो लॉस्ट। मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जब तक हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हैं तब तक वो क्या करता है, वो मैग्नेटिज्म के नेचर को शो करता है। और जब हम लोग जो है करंट को ऑफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो मैग्नेटिज्म भी लॉस्ट हो जाता है। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर होता है, हम लोग एक स्लैब ले लीजिए जो कि सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ हो और उस पर हम लोग जो है क्या कर दें, कॉपर वायर की वाउंडिंग कर दें और इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक आयरन नेल ली, आयरन नेल के ऊपर हम लोगों ने कॉपर की वाइंडिंग करी और क्या किया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या करने लगेगा, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगेगा और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है टेम्परेरी मैग्नेट की तरीके से क्यों बिहेव करता है, मैं आप लोगों को एक रीज़न बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आयरन होती है इसकी जो रिटेंटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। रिटेंटिविटी मीन्स जो होती है कोई भी चीज़ को रोकने की क्षमता हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा आयरन नेल होता है ये जो है मैग्नेटिज्म को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम लोग करंट को ऑफ करते हैं हमारा मैग्नेटिज्म भी लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हम अगर यहाँ से बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें तो जो हमारी पोलैरिटी होगी, मीन्स हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे उनकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बेसिकली करंट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगी। भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉपर वाइंडिंग में उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जितना कम इन टर्न के बीच में क्या होगा, इन दो टर्न्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिज्म होगी। तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर हम लोग इन तीनों को कंबाइन कर दें तो व्हाट वी गेट, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IN/L। हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि B इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो B इक्वल्स टू KIN/L। तो अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग पर्पस के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सामान उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में इसका बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है मेडिकल पर्पस में भी यूज़ करते हैं। तो आयरन पीसेस को निकालने के लिए जो हमारी आइस में कभी कभी जो आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का अपना यूज़ करते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में बस एक चीज़ का अंतर है। अगर हम लोग जो है वहाँ पे जो हम लोग स्लैब ले रहे थे आयरन की, अगर हम उसको आयरन का ना लेकर के स्टील बार का ले लें तो वो क्या होगा, वो बेसिकली हमारा जो है परमानेंट मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगेगा। अब हम लोगों ने इसको परमानेंट मैग्नेट क्यों कहा, हम लोगों ने इसको परमानेंट मैग्नेट इसलिए बोला क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे करंट को प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी जो स्टील होती है
जब हम लोगों ने यहाँ पे करंट को इस तरीके से प्रोवाइड किया तो जो हमारी स्टील होती है उसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। मीन्स अगर हम लोग उसको एक बार मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर देंगे तो फिर वो जो है अपने मैग्नेटिक नेचर को लॉस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टील बार लिया, उसके ऊपर कॉपर की बॉन्डिंग करी, हम लोगों ने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने करंट को प्रोवाइड किया वैसे ही क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने बेसिकली मैग्नेटिक नेचर को शो किया। क्योंकि हमारा जो स्टील बार यहाँ पे लगा था इसकी रिटेंटिविटी जो होती है बहुत गुड होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है अपने मैग्नेटिक नेचर को लॉस्ट नहीं कर पाता है। जबकि हम लोग अगर करंट को ऑफ भी कर दें तो भी अपने मैग्नेटिक नेचर को शो करता है। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हेन वी प्लेस्ड अ स्टील इन प्लेस ऑफ आयरन बार देन इवन इफ वी स्विच्ड ऑफ द करंट मैग्नेटिज्म डजंट लॉस्ट। तो मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है बेसिकली क्या होता है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो थोड़ी वीक होती है। और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग स्टील बार की जगह जो है एलॉयस का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एल्निको एंड निपरमैक। ये दोनों एलॉयस का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर स्टील बार का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है। बात कर लेते हैं कि हमारा जो परमानेंट मैग्नेट है उसके यूजेस क्या होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन एमीटर वोल्टामीटर। हमारा जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये एमीटर वोल्टामीटर गैल्वेनोमीटर जितने भी हमारे मेजरिंग डिवाइस हैं फिजिक्स में हम लोग जो है वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। और जो हमारे लाउड स्पीकर में जो मैग्नेट प्रेजेंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात कर ली। यहाँ पे अगर उसका डिफरेंस पूछा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, हमारे परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है और ये स्टील बार से बनता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें कि हमारा जो टेम्परेरी मैग्नेट है दैट इज़ हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। हम लोग जो है वहाँ पे आयरन बार का यूज़ करते हैं और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लिया अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और परमानेंट मैग्नेट के बारे में। हम लोग जो है अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री में चलिए कि क्या हुआ, आखिर जो ये कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन हुआ, आखिर ये कैसे आया। तो हम लोग जानते हैं कि एज वी नो ओरस्टेड डिस्कवर्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए कंपास। ओरस्टेड ने क्या कहा कि अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर आप लोग इसको इलेक्ट्रिक सर्किट मान लें और यहाँ पे हम लोग जो है अगर एक मैग्नेटिक नीडल को रख दें तो हमारा करंट क्या करेगा, करंट जो है मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये तो ओरस्टेड ने कहा। लेकिन एंड्रे एम्पेयर ने क्या कहा, इन्होंने सजेस्ट किया दैट मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन जो हमारा मैग्नेट होगा, एंड्रे एम्पेयर ने क्या कहा, देखिए पूरी मैग्नेटिज्म का इन्वेंशन दो साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड है, दैट इज ओरस्टेड एंड एंड्रे एम्पेयर। हम लोग स्टार्टिंग से ओरस्टेड और एंड्रे एम्पेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो एंड्रे एम्पेयर ने क्या सजेस्ट किया कि जो हमारा मैग्नेट होगा वो भी करंट को कहीं ना कहीं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को एक्सर्ट कर रहा होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया कि जो एंड्रे एम्पेयर ने बोला था वो बिल्कुल सही था। तो अब हम लोग जो है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या होगा, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट जो है ये ट्रू करेगा कि हमारा जब भी हम लोग जो है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी थ्योरी को देखेंगे। तो हुआ क्या, अगर हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक यू शेप्ड मैग्नेट रखा और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन किया। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है होल्डर कह दीजिए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इससे वायर को होल्ड कर रखा है और ये हमारा जॉइंट है और ये हम लोगों का क्या है, वायर जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने मरकरी की वेसल ले रखी है। अब मरकरी हमारा क्या है, एक मेटल होता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे रियोस्टेट ले रखा है। अब रियोस्टेट हम लोगों ने बेसिकली इसलिए ले रखा है क्योंकि जो हमारा रियोस्टेट होगा ये क्या करेगा कि ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो जब भी इस सर्किट में जो है ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, करंट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। तो अब हम लोग यहाँ से इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो जैसे ही इन्होंने की को स्विच को ऑन किया, जैसे ही हमारा स्विच ऑन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ और करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो
जब ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो इन्होंने क्या देखा कि ये एकदम से डिफ्लेक्ट हो गया बाहर की तरफ। मींस जब करंट इस डायरेक्शन में था, मींस जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया, ये क्या हुआ, ये आउटवर्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने बैटरी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मींस अभी तो ये पॉजिटिव निगेटिव लेके चल रहे थे, फिर इन्होंने क्या किया, निगेटिव पॉजिटिव लिया। अब जब इन्होंने निगेटिव पॉजिटिव लिया होगा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन से फ्लो किया होगा। तो करंट जब इस डायरेक्शन से फ्लो करने लगा तो क्या हुआ, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आया, ये इसने इसको इधर फेंक दिया। इसने क्या किया, इस पर एक फोर्स एक्ट हुई जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा इधर मूव कर गया और ये मरकरी वेसल के कांटेक्ट से हट गया। तो जब ये मरकरी वेसल के कांटेक्ट से हट गया तो क्या हुआ, हमारा जो सर्किट था वो ब्रेक हो गया और जो करंट था वो फ्लो होना बंद हो गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड केस में क्या किया कि इन्होंने जो है अपना जो मैग्नेट लिया था, मींस इन्होंने जो यू शेप मैग्नेट लिया था उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। मींस अभी हम लोग नॉर्थ साउथ पोल ले रहे थे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ तो एक्ट करती है कोई भी मैग्नेट के अक्रॉस। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने साउथ से नॉर्थ पोल ले लिया। तो जब इन्होंने साउथ से नॉर्थ पोल ले लिया तो भी इन्होंने देखा कि हमारा जो वायर था वो क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, अब हम लोग थोड़ी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को, एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर मींस हम लोग एक वायर को जो है अगर हम लोग मैग्नेट के पास प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। हम लोगों का फर्स्ट केस क्या था, जैसे हम लोगों ने स्विच ऑन किया, हमारा क्या हुआ, हमारा सर्किट जो था ब्रेक हो गया, क्योंकि ये क्या किया, इसने जो है इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, सर्किट ब्रेक कर गया, क्योंकि ये मरकरी वेसल क्या कर रहा था, हमारे सर्किट को कनेक्ट कर रहा था। तो क्या हुआ, हमारा जो पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट था ये रुक गया। सेकेंड बात क्या कही, इन्होंने कहा कि अब जब इन्होंने अपनी बैटरी के कनेक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, हमारा जो करंट था, हमारा करंट जो था वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया। जैसे कि हमारा करंट अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा, बेसिकली वायर था वो क्या हुआ, वो इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया। तो हमारा वायर जो था वो इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि ऑन चेंजिंग द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर इज ऑल्सो रिवर्स। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया कि जब इन्होंने मैग्नेटिक पोल्स को ही चेंज कर दिया, मीन्स नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर दिया और साउथ पोल को नॉर्थ पोल कर दिया, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ से जब हम लोगों ने नॉर्थ पोल को साउथ पोल कर दिया, मीन्स यहाँ से हम लोगों का जो नॉर्थ पोल था अब साउथ पोल हो गया, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया होगा और ये हमारा साउथ पोल हो गया होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करने लगी होगी। लोगों ने जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज किया, जो हमारी फोर्स का डायरेक्शन था, हमारी जो फोर्स का डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया। यहाँ से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से इन्होंने बेसिकली एक कंक्लूजन निकाला कि जब भी हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस रखते हैं तो क्या करता है, ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारी फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो करंट है वो तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए। और एक कंडीशन को इन्होंने यहाँ पे और भी अप्लाई रखा, वो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है कि जो हमारा वायर है वो कभी भी जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो। अगर वो जो वायर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है हमारी फोर्स डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो है हमारी फोर्स जो है करंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा इस सर्किट में करंट का अमाउंट होगा उतनी ही ज़्यादा तो फोर्स लगेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही क्या करेगा, उतना ही मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि मैग्नेट भी जो है करंट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को एक्सर्ट करेगा। सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या करेगी, फोर्स एक्ट करेगी। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि फोर्स जो हमारी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, मैग्नेटिक फील्ड से है। तो अगर हम लोग जो है इसको कंबाइन करते हैं, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एफ इक्वल्स टू के बी आई एल। तो यहाँ से बेसिकली अगर हम लोग के को 1 ले लें तो हमारी एफ क्या हो जाएगी, बी आई एल हो जाएगी। मीन्स जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा करंट और जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी,
फोर्स एक्ट करेगी। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर पूछा जाता है, क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर पूछा जाता है कि फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या बताया, यहाँ पे प्रोफेसर जे फ्लेमिंग ने बताया कि हम लोग जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जे फ्लेमिंग ने क्या किया, इन्होंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम लोगों को बताया। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ नहीं है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके से है, मैं अपना थंब आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारा ये जो 4 फिंगर है, या हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट फिंगर, अगर हमारी फर्स्ट फिंगर या 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारा जो सेंट्रल फिंगर है ये क्या करे, ये करंट को रिप्रेजेंट करे, तो हमारा जो थंब होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारी सेकेंड फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा जो थंब होगा वो जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, आप लोग ये डायग्राम बना दीजिएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और जो थंब है ये तीनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम लोग जो है इसके रूल को पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग जो है अपने हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारा थंब, फर्स्ट फिंगर और हमारी सेंट्रल फिंगर जो है एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे कि हमारा थंब, सेंट्रल फिंगर और 4 फिंगर है, तो क्या होगा, इफ़ द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और हमारी सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा जो थंब होगा वो क्या करेगा, फोर्स ऑन ए कंडक्टर को बताएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात कर ली। जो अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग डीसी मोटर क्यों कहते हैं हम लोग अभी ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का सेकंड पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन कूलर्स एंड वॉशिंग मशीन। जो हमारे कूलर में जो बेसिकली मोटर यूज़ होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का ही यूज़ करते हैं। तो ये करता क्या है, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ये जो हम लोगों का जो मोटर होता है वहाँ पर क्या होता है, टरबाइन टाइप की लगी होती है जिससे वो उसको रोटेट करता है और पानी को क्या करता है, पंप कर देता है। हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, डीसी करंट मोटर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा डीसी करंट के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ से जो है डीसी करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, नोट डाल के आप लोग ये अपने पॉइंट लिख लीजिए कि बेसिकली हम लोगों के पास 2 टाइप्स के करंट होते हैं, दैट इज डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं और एसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो डीसी करंट क्या होता है, करंट डायरेक्शन डज नॉट चेंज। डीसी करंट में क्या होता है कि जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। बट हम लोग अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, क्या बोल रहा है, अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स ही क्या होता है कि हमारे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें करंट और टाइम का, तो अगर यहाँ पे देखें कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके करंट की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। अगर इसी तरीके से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसके करंट की वैल्यू में चेंजमेंट हो रहा है। इसे अपनी हाफ साइकिल के लिए क्या दे रहा है, हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और अनदर हाफ साइकिल के लिए क्या दे रहा है, हम लोगों को निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को डीसी करंट और एसी करंट के बारे में समझ में आ गया। तो डीसी करंट जो है बेसिकली जो है मोटर्स में यूज़ होता है और एसी करंट जो है हमारा ये जो है बेसिकली हम लोग जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ करते हैं। या हम लोग डायनामो की बात करें तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करेंगे वहाँ पे हम लोगों को एसी करंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अब हम लोग जो है यहाँ से जो है अपने डीसी मोटर के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई 5 मार्क्स में पूछता है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो हमारा इसका प्रिंसिपल किस कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है कि जब भी हम लोग जो है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स विच रोटेट्स द कॉइल। जब भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया जाता है तो वो क्या करता है, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है
जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कॉइल रोटेट होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इसकी वर्किंग के बारे में और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अभी आप लोग इस फिगर को मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को कंसीडर करिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और परमानेंट मैग्नेट जो होगा वो क्या होगा, हमारा हॉर्स शू टाइप या यू शेप्ड का होगा, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा ABCD आप लोगों को जो दिख रहा है ABCD, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। अब आर्मेचर क्या होता है, ये किससे बना हुआ होता है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो है, सॉफ्ट आयरन कोर सपोज कर लीजिए ये है, और इसके ऊपर हम लोग जो है कॉपर की अगर वाइंडिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आर्मेचर हो जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारा, क्योंकि ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्विच ले लेंगे, एक बैटरी ले लेंगे और रियोस्टेट का यूज़ करेंगे। अब रियोस्टेट क्या करेगा कि इसमें जो करंट है उसके अमाउंट को कंट्रोल करके रखेगा। हम लोग जो है इसके स्प्लिट रिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे S1 और S2 क्या होती हैं, हमारी स्प्लिट रिंग्स होती हैं, और B1 और B2 हमारे क्या होते हैं, ब्रशेज होते हैं। तो ये हमारी जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं, जिनको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं, यह आर्मेचर को क्या कराती हैं, रोटेट कराती हैं। और हमारा जो ब्रशेज होते हैं B1 और B2 जो होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग्स में करंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो अब हम लोग जो है इसकी वर्किंग को देख लेते हैं और इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन को देखा कि इसमें बेसिकली क्या है, 5 पार्ट्स हैं। दैट इज हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट ले लिया, एक आर्मेचर ले लिया, स्प्लिट रिंग्स ले ली, ब्रशेस ले लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अंदर हम लोगों ने क्या किया है, 5 मेन पार्ट्स को यूज़ किया है। ये तो हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर ली। अब हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोगों ने स्विच को ऑन किया, यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। करंट यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे आएगा। जैसे ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग किस रूल से निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करेंगे कि हमारी जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दें तो हमारी जो सेंट्रल फिंगर होगी करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और हमारा जो थंब है वो बेसिकली क्या शो करेगा, वो हमारे फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर यहाँ से हमारी जो, अगर हमारे यहाँ से जो है फर्स्ट फिंगर क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी जो सेंट्रल फिंगर है वो क्या कर रही है, वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से होगा, ये करंट हमारा जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमारी जो फोर्स है, हमारा जो थंब है, ये क्या करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, यहाँ पे फोर्स जो है इनवर्ड लग रही है कि नहीं लग रही है, मीन्स अंदर की ओर लग रही है। अगर उसी तरीके से हम लोग देखें तो जब ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे आएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि हमारी जो फर्स्ट फिंगर है क्या करेगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। करंट हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो थंब हमारा क्या करेगा, थंब हमारे फोर्स को बताएगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारी कॉइल कुछ इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो हमारी कॉइल जो है ये रोटेट हो जाएगी इस तरीके से। हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो कॉइल है वो रोटेट हुई कि नहीं, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था कि नहीं था, वो यहाँ से इस तरीके से रोटेट हो गई। तो ये क्या करेगी, ये 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगी। तो जब ये 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगी, लोग जो है अपने सेकंड डायग्राम को देखते हैं। तो जब ये रोटेट हो जाएगी तो यहाँ पे जो हमारा आर्मेचर था ABCD, तो ये आर्मेचर अब जो AB पार्ट था ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा AB बन जाएगा और ये हमारा CD हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा AB बन गया और ये CD हो गया। यहाँ पे हमारी जो स्प्लिट रिंग्स थी भाई, ये हमारा जो आर्मेचर है वो इस तरीके से घूम रहा है, तो हमारी स्प्लिट रिंग्स भी क्या हुई होंगी, मूव हुई होंगी। तो स्प्लिट रिंग्स क्या होंगी, S1 वाली अब S2 बन जाएगी और S2 वाली हमारी क्या बन जाएगी, S1 बन जाएगी। तो स्प्लिट रिंग हमारी क्या हो गई, S2, ये हमारी जो फर्स्ट रिंग थी S2 हो गई और ये हमारी S1 हो गई। और बाकी हमारी बैटरी का कनेक्शन क्या रहा, सेम रहा। तो हम लोग जो है जब करंट को यहाँ से पास करेंगे तो क्या हम लोग देखेंगे कि अब फिर से वही मैकेनिज्म रिपीट होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फिर से ये रोटेशन होगी। तो ये रोटेशन जो है कंटिन्यू चलती रहेगी।
तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये हमारा जो रिपीटिशन का प्रोसेस है, मीन्स एक बार ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर ये एक बार इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है टू एंड फ्रो चलता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पे टरबाइन लगा रखा है ये रोटेट होगा और ये मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। वर्किंग तो हम लोगों ने समझ ही ली कि एक बार क्या करेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 180 डिग्री पे जब रोटेट करेंगे तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी और एक बार इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉइल को रोटेट करेगा और कॉइल के रोटेट होने की वजह से क्या होगा, इसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टरबाइन को रोटेट कर दिया, जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम लोग जो है इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, ये 5 पार्ट से मिलकर बना हुआ आता है, दैट इज़ आर्मेचर। आर्मेचर मैंने बता दिया कि हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD आर्मेचर है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने आयरन कोर का यूज़ किया और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, कॉपर की वाउंडिंग कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दी। और हम लोग जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर देंगे तो इसका जो रोटेशन होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये जल्दी रोटेट करेगा उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने एक परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो S1 S2 है ये क्या है, ये स्प्लिट रिंग्स हैं और इनका एक काम क्या होता है, ये बेसिकली जो है ये इंश्योर करती हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो रहा है। मींस जब ये 180 डिग्री पे रोटेट होती हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया, करंट का चेंज हो गया। मींस अब ये S2 हो गई और ये S1 बन गई। तरीके से देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास B1 और B2 दो ब्रशेस लगे हुए होते हैं जो कि स्प्लिट रिंग S1 और S2 से कनेक्टेड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये B1 और B2 क्या करते हैं, हमारी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का सप्लाई बना रहता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 2 मेटल प्लेट्स ऑफ कार्बन रॉड दैट इज B1 एंड B2, जो हमारे ब्रशेज होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन रॉड्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे सर्किट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहता है। उसका फिफ्थ पार्ट क्या होता है, दैट इज बैटरी। हम लोग बैटरी का यूज़ करते हैं करंट की सप्लाई के लिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो अपना मोटर का रोटेशन है उसकी स्पीड को जो है बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग जो है अपने मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, या तो हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, उसका जो मोटर का रोटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमारा आर्मेचर है, अगर हम लोग आर्मेचर में जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो क्या होगा, बेसिकली जो हमारा मोटर का रोटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। जो है एरिया ऑफ द कॉइल, अगर हम लोग कॉइल के एरिया को बढ़ाते हैं तो हमारा जो रोटेशन होता है मोटर का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और लास्ट में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें तो हमारा जो रोटेशन होता है मोटर का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने DC मोटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसके हर एक कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से बात कर ली। अब हम लोग जो है यहाँ से उसके यूज़र्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो DC मोटर है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो हमारा DC मोटर जो है बेसिकली पंपिंग वाटर में यूज़ होता है। हम लोग इसका एज ए मोटर यूज़ करते हैं पानी को फेंकने के लिए। और हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रिक फैंस में भी यूज़ करते हैं, एग्जॉस्ट में। बेसिकली जो हमारे कूलर में एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने DC मोटर का यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जो टॉयज़ होते हैं उन सब में क्या लगा हुआ होता है, DC मोटर लगा हुआ होता है। आप लोग कभी भी रिमोट कंट्रोल कार को तोड़िएगा तो उसमें एक छोटा सा मोटर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से एक मोटर लगा हुआ होता है। तो वो हमारा क्या होता है, बेसिकली वो DC मोटर ही होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, उसको समझने से पहले हम लोग जो है थोड़ा हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इन सब के पीछे एक हिस्ट्री रिवॉल्व है। तो यहाँ पे ओरस्टेड ने बेसिकली क्या कहा, ओरस्टेड ने कहा कि जब भी अगर हम लोग एक करंट कैरिंग वायर को जो है एक मैग्नेटिक कंपास के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। मीन्स उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। यहाँ पे उसी टाइम पे माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे ने क्या सोचा कि अगर जो है
करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेट से करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता है? तो क्या करने लगे, वो इसके ऊपर वर्कआउट करने लगे। तो माइकल फैराडे थिंक शुड द रिवर्स बी ट्रू एंड ए मैग्नेट इज यूज टू प्रोड्यूस अ करंट। क्या एक हमारा जो मैग्नेट है वो करंट को प्रोड्यूस कर सकता है? वो इसके ऊपर वर्क करने लगे और उन्होंने 6 साल इसके ऊपर काम किया। लेकिन 6 साल में उन्होंने हजारों बार इस एक्सपेरिमेंट को किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा था उसको किया, बट वो क्या हुए, वो उस पर अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन जब वो एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इतना वो ज़्यादा इरिटेट हो गए कि उन्होंने जो था मैग्नेट को जो है एक्सीडेंटली थ्रो किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंटली उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो मैग्नेट है उसकी वजह से भी क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग उनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने क्या किया, बेसिकली कॉपर वायर लिया और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमारा एक डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है और ये एट जीरो पे क्या देता है, जब पे कोई भी करंट की वैल्यू नहीं होता है तो इसकी नीडल क्या होती है, जीरो पे रहती है। और ये इसकी नीडल जो होती है लेफ्ट और राइट साइड क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है जब भी ये जो है करंट के कांटेक्ट में आती है। और ये जो लेफ्ट और राइट का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया क्या, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने एक बार ये किया कि हमारा जो मैग्नेट था उसको डाउनवर्ड लेके गए कॉइल के पास। तो क्या इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल थी वो राइट साइड डिफ्लेक्ट कर गई। फिर इन्होंने क्या किया कि जब ये मैग्नेट को जो है कॉइल से दूर लेके चले गए तो जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो क्या हुई, वो लेफ्ट साइड रोटेट कर गई। फिर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मैग्नेट को तो कांस्टेंट रखा लेकिन इन्होंने क्या किया, कॉइल को रोटेट किया। जब इन्होंने कॉइल को रोटेट किया तब भी इन्होंने ये प्रोसेस देखी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी हमारा मैग्नेट जो है कॉइल के पास आ रहा है तो क्या कर रहा है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को इंड्यूस कर रहा है। तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को इन्होंने क्या बोला, इंड्यूस्ड करंट बोला। और इस पूरे फिनोमेना को इन्होंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया। कि जब भी हमारा मैग्नेट जो है हमारे वायर के पास आएगा तो क्या करेगा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया। और अगर थर्ड केस की बात करें, हम लोग जो अपने वायर और कॉइल मीन्स अगर हम लोग अपने मैग्नेट और कॉपर वायर को रोटेट करते हैं एक साथ तो भी क्या हो रहा है, तो भी हमारी गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि व्हेन वी मूव ए वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में वायर को लाते हैं, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि हमारे गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो इसने जनरेट ही किया होगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। एंड द करंट विच प्रोड्यूस्ड इन इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और इस प्रोसेस में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं। यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये भी देख लिया, और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है ये भी देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग ये देखेंगे कि जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बेसिकली जो है क्या क्या कंक्लूजन इन्होंने निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला, इन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन व्हेन एन मैग्नेट मूव अप एंड डाउन। हमारा गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, हमारा गैल्वेनोमीटर जो था डिफ्लेक्शन को शो कर रहा था जब भी हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेट को अप और डाउन मूव कर रहे थे। उसमें जो है मैग्नेट को और कॉइल को एक दूसरे से बहुत दूर रखा है तो क्या हो रहा है, उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। फैराडे ने ये बोला कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस कंडीशन में जो है जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रही होंगी उसको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दिया। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग यहाँ से ये देख लेते हैं कि हमारा हो क्या रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद देखिए कि बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है सिर्फ और सिर्फ मोशन कराया। तो मोशन क्या है, दैट इज़ हम लोग यहाँ पे काइनेटिक ही एनर्जी तो दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से हैंड का मोशन करा रहे हैं इधर उधर, तो यहाँ से अगर हम लोग मोशन करा रहे हैं तो दैट इज मोशन इज ए मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को क्या दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। तो इस तरीके से ये फिनोमेना क्या होता है, ये मोटर से बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही हमारा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस होता है।
तो हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। तो अब हम लोग जो है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात कर ले। तो हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जितनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ये तो रियल बात है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला अपने सेकंड लॉ में कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज अगर हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अमाउंट में चेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से इनके हम लोगों ने दोनों लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी बात कर ली। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों का एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो हम लोग उस इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल ये कहता है हम लोग जो है अपनी फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर और थंब को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कर दें तो उस कंडीशन में जो हमारी फर्स्ट फिंगर होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और हमारी जो सेंट्रल फिंगर होगी मींस हमारी जो सेकंड फिंगर होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और हमारा जो थंब होगा, हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट कर देगा, हमारा थंब जो है इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, अगर हमारी सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और हमारा थंब ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो हमारा थंब होगा वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे इसकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिख दी है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में भी बात कर ली। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।